पत्नी एक दिन के लिए घर से गायब हो जाती है मायके का बहाना लगाकर। जब पति मायके में फ़ोन करके उसके बारे में खबर लेता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर तो उसकी पत्नी पहुंची ही नहीं है। यह बात सोचकर वह अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है और कोर्ट रूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी उसकी पत्नी की सहेली अपने पति के साथ वहां पर पहुंचती है और उसको कुछ ऐसा दिखाती है जिसे देखने के बाद वह अपनी पत्नी के सामने रो रो कर माफ़ी मांगने लगता है। क्या दिखाया था उसकी पत्नी की सहेली ने उसे ऐसा, जिसके बाद वह अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगा? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव की है जहां पर एक खुशहाल परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर दो माता पिता हैं, एक उनका लड़का है जिसकी उम्र 21 साल हो गई है। माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। उनके पास पुश्तैनी ज़मीन है जिस पर वो खेती बाड़ी किया करते हैं और घर के अंदर 4 ट्रैक्टर हैं और ट्रैक्टरों का काम भी वो किया करते हैं। इधर जो वह बेटा था, बचपन से उसकी तमन्ना थी कि वह अपनी आगे की ज़िंदगी शहर के अंदर बिताए ताकि उसका जीवन और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। इसी वजह से जब वह 21 साल का होता है तो उसे दिल्ली के अंदर एक कंपनी में ज्वाइनिंग मिल जाती है और उसके बाद वह अपने माता पिता से वहां जाने के लिए कहने लगता है। माता पिता उसके मना करते हैं, कहते हैं कि बेटा यहाँ पर हमारी ढेर सारी ज़मीन जायदाद है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, तो तू शहर जाकर क्या करेगा। लेकिन जो बेटा था उसका नाम था अशोक। अशोक अपने माता पिता की बात नहीं मानता है और कहता है कि मुझे शहर जाना और शहर के अंदर ही मुझे सुकून मिलेगा। ऐसा कहकर बेटा अपने माता पिता से विदा लेकर वहाँ से शहर चला जाता है और वहीं पर जाकर रहने लगता है। स्टार्टिंग में लगभग 2-3 महीने तक अशोक का फ़ोन भी आता है, वह बात भी करता है, लेकिन उसके बाद अचानक से उसका फ़ोन मिलना बंद हो जाता है। अब जैसे बेटे का फ़ोन मिलने से बंद होता है तो माता पिता को चिंता होती है, लेकिन जो पिता थे वो अपने बेटे के स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ थे और उन्हें पता था कि उसके बेटे ने जानबूझकर नंबर बदल दिया है ताकि हम लोग उससे बात ना कर सके और वो हमसे बिल्कुल अलग तरीके से वहाँ पर रह सके। क्योंकि जब वो फ़ोन पर बात किया करता था तो उस समय बार बार उसके माता पिता उसे आने के लिए कहा करते थे और उसे आना पड़ता था। लेकिन इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान था और वह अपने माता पिता से छुटकारा पाना चाहता था। इसी वजह से अब उसने अपना नंबर बदल लिया था और शहर के अंदर एक गुमनामी की जिंदगी जीने लगा था। इधर जो अशोक था, जिस कंपनी में काम किया करता है, उसी कंपनी में एक लड़की काम करती है जिसका नाम है नेहा। वह नेहा को मनी मन पसंद किया करता है और एक दिन कैंटीन में बैठे हुए उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है और उससे शादी के लिए पूछने लगता है। इधर जो नेहा है वो अशोक से पूछती है अशोक के बारे में, तो अशोक बता देता है कि मैं अनाथ हूँ, अनाथ आश्रम में रहकर पढ़ाई लिखाई की है और उसके बाद अब इस कंपनी में काम करने के लिए आ गया हूँ। इसके बाद नेहा और अशोक एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद एक साथ रहने लगते हैं। इधर अशोक के माँ बाप उसकी राह देख रहे हैं और वह सोच रहे हैं कि किसी न किसी दिन बेटा जरूर आएगा, लेकिन धीरे धीरे उनको राह देखते हुए लगभग 3 साल हो जाते हैं और 3 साल तक ना तो बेटे का कोई फोन आया था और ना ही उन्हें यह पता था कि उनका बेटा कहाँ रहा करता है। लेकिन माँ की ममता थोड़ी सी बाबरी होती है, तो इसी वजह से वो बार बार अपने बेटे के बारे में सोचा करती और अपने पति से अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहा करती। पति उसको समझा तो दिया करता, लेकिन उसका ये हाल उससे देखा नहीं जा रहा था। लगभग 3 साल बाद दोनों पति पत्नी अपने बेटे को ढूंढने का फैसला करते हैं और गांव से कुछ पैसे लेकर सीधा शहर आ जाते हैं और शहर आने के बाद एक ऑटो वाले से कोई किराए की जगह पूछने लगे थे। ऑटो वाला उनके साथ बदतमीजी करता और कहता है कि किराए की जगह मुझे सुबह से सवारी नहीं मिल रही और तुम लोगों को किराए का कमरा मैं कहां से दिलाऊंगा। इतनी ही देर में वहां पर एक महिला जो अभी अभी अपने पति के साथ आई थी, वह देखती है कि एक बुजुर्ग दंपत्ति से एक ऑटो वाला बदतमीजी कर रहा है और उनको धमकाकर वहां से जाने के लिए कह रहा है, जबकि वो केवल उससे किराए की जगह पूछ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है। इसके बाद वह महिला जिसका नाम था पूजा, वह उस ऑटो वाले के पास आती है और उसको धमकाते हुए कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, कम से कम उम्र का लिहाज तो कर लिया होता इन बुजुर्ग दंपतियों से ऐसी बातें करने में। ऑटो वाला उस महिला को देखकर चुप पड़ जाता है और वहां से अपना ऑटो लेकर चला जाता है। इधर जो पूजा थी वह बुजुर्ग दंपत्ति से पूछने लगती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो और यहाँ पर क्या काम है आपको और किस वजह से आपको किराए का कमरा चाहिए। तो बुजुर्ग दंपत्ति अपनी पूरी कहानी पूजा को बता देते हैं। कहते हैं कि हमारा बेटा 3 साल पहले गाँव से आ गया था और उसके कुछ दिनों बाद उसने अपना फोन भी बंद कर लिया है। हो सकता है वो अभी भी यहाँ पर कहीं हो, तो हम उसे ढूंढने के लिए आए हैं। इसके बाद पूजा बुजुर्ग व्यक्ति से कहती है कि अंकल जी, ये दिल्ली बहुत बड़ी है और यहाँ पर आप कैसे ढूंढोगे। तो वो कहते हैं कि बेटा ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो जिसमें हमारा बेटा है। अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहती हो तो हमें किराए की जगह दिला दीजिए जिसमें हम रहकर अपने बेटे को यहाँ पर ढूंढ सके। इसके बाद पूजा अपने पति से इन बातों को करती है और बातों को करने के बाद पूजा का पति कहने लगता है कि हम दोनों अकेले एक बड़े से फ्लैट में रहा करते हैं, तो क्यों ना इन बुजुर्ग दंपतियों को अपने साथ ही ले जाए और वहीं पर रखने लगे। ऐसा कहकर जो पूजा और पूजा के पति हैं वो दोनों को अपने साथ लेकर सीधा
सदैव उस फ्लैट पर चले जाते हैं जहां पर वो रहा करते थे। पूजा के पति का नाम था प्रदीप। प्रदीप जो कि एक एडवोकेट था और अच्छे खासे रुपए पैसे कमाया करता था। प्रदीप के माता पिता बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे और इसी वजह से किसी भी बुजुर्ग को देखकर वह उनके अंदर अपने माँ बाप ढूंढा करता है। बुजुर्ग दंपति डरते हुए उनके साथ आ गए थे, लेकिन अभी भी उन्हें डर था कि कहीं ये लोग हमारे साथ कुछ गलत ना कर दें। प्रदीप उनको अच्छी तरह से समझाता और कहता है कि देखिए, मैं एक वकील हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि दिल्ली के अंदर सब तरह के काम हुआ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा आपके साथ। मैं आपको अपने घर ले जा रहा हूँ और वहीं पर रहकर आप अपने बच्चे को ढूंढ लेना। ऐसा कहकर प्रदीप उन्हें घर तो ले आया था, लेकिन बुजुर्ग दंपति को अभी भी ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी। तो वह उसकी पत्नी से किराए का घर ढूंढने के लिए कहने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी, हमारे लिए किराए का कमरा ढूंढ दो ताकि हम वहां पर रहकर अपने बेटे को ढूंढ सके। हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। हमारे पास अच्छी खासी जमीन जायदाद है और रुपये भी ढेर सारे हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद पूजा भी उनसे यहीं पर रहने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि बेटी, हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। अगर हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम बेशक से तुम्हारे यहाँ पर रह लेते, लेकिन हमारे पास सब कुछ है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद पूजा उनको अपने घर में बिठाती है और वहीं पर उनके लिए चाय नाश्ता बनाती है। चाय नाश्ता बनाने के बाद वह उन्हें आश्वासन देती है और कहती है कि अंकल जी, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कोई किराए की जगह ढूंढ लेती हूँ और उसके बाद आपको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद पूजा वहां पर इधर उधर घूमकर उनके लिए किराए का कमरा ढूंढती रहती है और ढूंढते ढूंढते उसको शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी ऐसा कमरा नहीं मिला था जिसके अंदर वह बुजुर्ग दंपति को रख सके। इधर जो उसका बेटा अशोक था वह अपने फ्लैट में आराम कर रहा है। अशोक ने 3 साल के अंदर बहुत सारी तरक्की कर ली है। उसे कंपनी की तरफ से रहने के लिए फ्लैट मिलता है और साथ में एक और फ्लैट उसने खरीद लिया है जिसके लिए वो किराएदार ढूंढ रहा है। अशोक को एक बेटा है जिसका नाम है सौरभ और उसकी उम्र अभी 1.5 साल है। अशोक अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, अब तक मैंने जो भी नौकरी की है, जितने भी पैसे कमाए हैं, कुछ पैसे तुमने भी कमाए थे, तो उन पैसों से मैंने लोन पर फ्लैट ले लिया है और उस फ्लैट के अंदर तुम जल्द से जल्द किराएदार बसा दो ताकि उस फ्लैट की किस्तों को भरने के लिए कुछ सहारा मिल सके। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह सुबह जो पूजा होती है बुजुर्ग दंपति को नाश्ता कराती है और उसके बाद किराए का घर ढूंढने के लिए इधर उधर निकल जाती है। घूमती घूमती वे नेहा वाली सोसाइटी में पहुंच जाती है और नेहा और पूजा एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे, क्योंकि जब नेहा कंपनी में काम किया करती थी तो उस टाइम पर पूजा भी उसके साथ काम किया करती थी। इसके बाद पूजा नेहा के फ्लैट में चली जाती है और वहां पर नेहा के साथ बैठकर बातें करने लगती है। नेहा पूजा से पूछती है कि तू कहाँ घूम रही है, क्या काम है तुझे। तो उसके बाद नेहा बताती है कि अरे यार, ऐसे ऐसे 2 बुजुर्ग दंपति मिले थे और उनको अपने बेटे को ढूंढना है। हमने उनसे कहा भी था कि तुम हमारे फ्लैट में रह लो, लेकिन वो मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी, हमें किराए का फ्लैट ही चलेगा। अब मैं उन्हीं के लिए फ्लैट ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते तुम्हारी सोसाइटी में आ गई। तभी जो नेहा होती है वो उसे बताती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरा एक फ्लैट है, वो खाली पड़ा हुआ है और मेरे पति कह रहे थे कि जल्द से जल्द इसके लिए कोई किराएदार ढूंढ लो ताकि कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। इसके बाद नेहा और पूजा दोनों बातें तय कर लेती हैं और बातें तय करने के बाद बुजुर्ग दंपति को वहां से उस फ्लैट में शिफ्ट करा दिया जाता है। उस फ्लैट के अंदर कोई भी सामान नहीं था, तो इसी वजह से जो प्रदीप होता अपनी पत्नी को बोल देता है कि उनके लिए बिस्तर का इंतजाम जरूर से कर देना और उनसे बोल देना कि खाना हम तुम्हें यहाँ से पहुंचा देंगे और कैसी भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेहा अपने घर में बैठी बैठी सोच रही थी कि जो किराएदार बसे हैं उनसे पैसे ले आती हूँ, आगे काम आएंगे। ऐसा सोचकर नेहा अपने 1.5 साल के बच्चे को अपने साथ लेकर वहां से अपने उस नए फ्लैट पे आ जाती है, जो फ्लैट अभी अभी उसने किराए पर चढ़ाया हुआ था। जैसे ही नेहा उस फ्लैट के अंदर एंटर करती है तो उसी टाइम पर बुजुर्ग महिला भी नहाकर बाहर निकल आती है और आने के बाद पूछने लगती है कि बेटी तुम कौन हो। तो वह बताती है कि मैं इस फ्लैट की मालकिन हूँ और आपको मुझे ही किराया देना होगा। इसके बाद वह पूछती है कि बेटे कितना किराया होगा। तो वह बताती है कि 5,000 रुपये लगेंगे। इस बात को सुनकर बुजुर्ग महिला कहने लगती है कि ठीक है बेटी, मैं अभी आपको पैसे दे देती हूँ। अब जैसे वो बेटी कहती है तो नेहा एकदम से पलट कर जवाब देती है कि आप मेरे किराएदार हो तो किराएदार बनकर ही रहो, मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। बुजुर्ग महिला अपने सर को नीचे करते हुए अपने सामान को टटोलने लगती है और उसमें से 5,000 रुपये निकालकर नेहा को दे देती है। नेहा किराया लेती है, रौबदार आवाज में उसे कहते हुए चली जाती है कि घर को अच्छी तरह से साफ रखना और कैसी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बुजुर्ग दंपति इस बात को सुनकर चुपचाप रह जाते हैं और नेहा अपने घर को चली जाती है। इसके बाद एक दिन और बीत गया था और नेहा ने अपने पति अशोक को बता दिया था कि मैंने फ्लैट किराए पर चढ़ा दिया है और पैसे भी ले लिए हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह बुजुर्ग दंपति अपने बेटे को ढूंढने के लिए उसका फोटो अपने साथ लेकर सीढ़ियों से उतरकर जा रहे थे, लेकिन तभी वहां पर उनसे मिलने के लिए प्रदीप आया था और वह उनको जैसे सीढ़ियों से उतरता हुआ देखता तो उनसे पूछने लगता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वे बताते हैं कि हम अपने बेटे को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप घर के अंदर आराम करो, मैं आपके बेटे को ढूंढ दूंगा, आप मुझे उसका फोटो दे
दीजिए, वैसे भी मैं दिन भर इधर उधर घूमता रहता हूँ, अगर रास्ते में मुझे कहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों को खबर कर दूंगा। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है अपनी जेब में से अपने बेटे अशोक का फोटो निकालता है और प्रदीप के सामने कर देता है। अब प्रदीप जैसे ही उस फोटो को देखता है तो उसे धुंधली धुंधली बातें याद आती हैं, लेकिन फिर वो कुछ सोच कर कह देता है कि ठीक है, आप लोग आराम कीजिए, शाम तक मैं आपको बताता हूं, अगर मुझे कहीं मिलता है तो ठीक है। ऐसा कहकर प्रदीप ने बुजुर्ग दंपत्ति को घर वापस भेज दिया था और खुद अपनी कार को लेकर काम पर न जाकर सीधा अपने घर जाता है और घर जाकर उस फोटो को अपनी पत्नी को दिखाता है। वो कहता है कि देखो, मेरे हिसाब से तो ये अशोक है जो कि तुम्हारी सहेली नेहा का पति है और 3 साल पहले ऐसा ही चेहरा उसका मुझे याद है। फोटो को देखने के बाद पूजा भी उससे कह देती है कि हाँ, ये सच में ही अशोक है और कोई नहीं। दोनों सोचने लगते हैं कि अगर उसके माता पिता हैं तो उसने अपने आप को अनाथ क्यों बताया। इसके बाद जो पूजा होती है वो नेहा के पास फोन करती है और फोन करके उसे अर्जेंट में अपने पास बुलाने लगती है। उसके बाद नेहा भी उनके फ्लैट पर आ जाती है और वहां आकर जो पूजा होती है उस फोटो को नेहा को दिखा देती है और कहती है कि ये तुम्हारा पति अशोक है और जो किराएदार हमने तुम्हारे वहां पर बसाए हैं वो इसको अपना बेटा बता रहे हैं और उसी को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। अब यह बात सुनकर नेहा असमंजस में पड़ गई थी, लेकिन तभी पूजा उसे बताती है कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने एक गलत व्यक्ति से शादी कर ली है जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका, तो तुम्हारा क्या होगा। इसके बाद जो नेहा है वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है, लेकिन पूजा और उसका पति उसे सहारा देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तक इसने हमें बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन अब इसको बेवकूफ़ बनाने का टाइम आ गया है और इसको इसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। नेहा पूछती है कि वो कैसे, तो वो कहता है कि जैसा जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वैसा ही तुमको करना है और उसके बाद देख लेना, ये जरूर से लाइन पर आ जाएगा। प्रदीप नेहा को अच्छी तरह से समझा देता है कि उसे इससे आगे क्या करना है और उसी प्लान को फॉलो करने के लिए नेहा वहां से अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वह सबसे पहले मजदूरों को बुलाती है और मजदूरों को बुलाने के बाद अपने डबल बेड को अपने उस नए फ्लैट पर शिफ्ट करा देती है जहां पर वो बुजुर्ग दंपत्ति रहा करते थे। जैसे उन्होंने बेड को शिफ्ट किया था तो बुजुर्ग दंपत्ति बड़े ही हैरान होते हैं कि ये बिस्तर किसके लिए है, क्या यहाँ पर और भी कोई हमारे साथ रहेगा क्या। इतनी ही देर में नेहा वहां पर आ जाती है और आने के बाद सबसे पहले उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। आशीर्वाद लेने के बाद वो कहती है कि बाबूजी, ये बिस्तर आपके लिए है, अगर आप हमारे किराएदार हो तो हमारा फर्ज बनता है कि आपके लिए बिस्तर वगैरह का इंतजाम करके दे, क्योंकि आप हमें पैसे दे रहे हो। अब इस बात को सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति थोड़े से हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी कल्पना कभी भी नहीं की थी। शहर के अंदर कोई उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगा, इस बात के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। नेहा अपने बेटे के साथ आई थी और अपने बेटे को वहां पर उतारते हुए कहती है कि ये मेरा बेटा है और आप चाहे तो इसके साथ थोड़ी देर तक मन बहला सकते हो और आपके बेटे को ढूंढने का काम हम कर लेंगे, आप केवल मेरे बच्चे का ख्याल रख लेना। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति उस बच्चे का ख्याल रखने लगते हैं और वो लोग दिन पे दिन सौरभ की मुसीबतों को बढ़ाने लगते हैं। जैसे ही शाम को सौरभ घर आता है तो देखता है कि घर के अंदर डबल बेड नहीं है, तो वह अपनी पत्नी नेहा से पूछने लगता है कि नेहा, बेड कहाँ गया। तो वह बताती है कि उसमें दीमक लग गई थी, तो मैंने उसे कबाड़ी को दे दिया है, कुछ दिनों बाद दूसरा बेड खरीद लेंगे। इसके बाद सौरभ चुप हो जाता है और वहीं पर ऐसी जमीन पर बिस्तर लगाकर दोनों पति पत्नी आराम करने लगते हैं। आराम करते हुए सौरभ टीवी में देखता है तो वहां पर एक मैच की एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, तो उसके बाद सौरभ लेटा लेटा कहने लगता है कि इस मैच को तो जरूर देखना है। नेहा उसकी ये बात सुन लेती है और दूसरे दिन जैसे ही सौरभ ड्यूटी के लिए जाता है तो उस टाइम पर नेहा उस टीवी को वहां से निकलवाकर उस फ्लैट में लगवा देती है जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति रहा करते थे। अब जैसे तीसरा दिन होता है तो तीसरे दिन शाम को जैसे अशोक घर आता है तो वह देखता है कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है और उसमें ताला लगा हुआ है। इसके बाद वो अपना फोन निकालता है और फोन निकालकर नेहा से पूछने लगता है कि नेहा तुम कहाँ हो। तो वह बताती है कि मैं अपने मायके में गई हुई हूँ, यहाँ पर किसी की मौत हो गई है और अब तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करना, मैं कल शाम तक आ जाऊंगी। इसके बाद अशोक उससे चाबी पूछता है तो वह बता देती है कि उधर चाबी रखी हुई है। अशोक उस चाबी को लेता है और उस घर के अंदर घुस जाता है। नेहा ने बता दिया था कि मैं घर का कैश लेकर गई हूँ। अशोक किचन के अंदर जाता है तो वह देखता है कि बैंगन का भरता बना हुआ है और बैंगन का भरता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह दोबारा से अपनी पत्नी के पास फोन करता है और वो कहता है कि तुमने बैंगन क्यों बनाया है। तो वो कहती है कि जल्दबाजी में मुझे यही मिला था तो इसी को मैं ले आई और तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बना दिया है, तो मैं बाहर से खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर के अंदर ना तो कैश था और घर के अंदर से जितने भी सुख सुविधाओं के सामान थे उन सभी को नेहा ने पहले ही छुपा दिया था ताकि अशोक अकेला रहकर कुछ सोच सके। इसके बाद अशोक नहाने के लिए वॉशरूम में जाता है तो वहां पर देखता है कि वहां पर साबुन नहीं है, तो बिना साबुन के वो नहाकर वहां से बाहर निकल आता है। खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो बाहर जाकर कुछ खा सके। इधर जो नेहा थी वो
अपने सास ससुर के पास आ गई थी और उनसे कहती है कि अंकल जी, आज मेरे पति नाइट ड्यूटी पर रहेंगे, तो आज मैं दिन भर और शाम को भी यहीं पर टेकूंगी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तो वो लोग भी कहते हैं कि नहीं बेटा, आप मकान मालिक हो तो हमें आपसे कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। वह अपने बेटे को भी लेकर गई थी। तो बुजुर्ग दंपति उसके बेटे का अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसे घर के अंदर अपनी बेटी का दर्जा देते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम तक नेहा ने उस घर के अंदर एक नया फ्रिज लगवा दिया था और उसके बाद शाम को उन्हें घुमाने के लिए बाहर ले जाती है, जैसा वो पिछले 2-3 दिनों से कर रही थी। इधर जो अशोक था वह रात के समय अकेले कमरे के अंदर लेटा हुआ था। ना तो उसके पास टीवी था और ना ही उसके पास ऐसा फोन था जिस फोन के अंदर वो कुछ देख सके या कुछ चला सके, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी बात है दोस्तों। उस टाइम पर कीपैड के फोन चला करते थे, उस टाइप के फोन सभी के पास रहा करते थे। तो अशोक के पास कीपैड वाला फोन था, उसमें थोड़ी बहुत देर तक गेम खेलता है, लेकिन फिर भी उसका टाइम व्यतीत नहीं होता है। बिना पत्नी के उसे घर काटने को आता है और इसके बाद वह अपनी पुरानी बातों को सोचने लगता है। आज उसने बैंगन का भरता खाया था, जिसके लिए कभी कभी वो अपनी माँ से लड़ाई कर दिया करता था और कहा था कि माँ, ये बैंगन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन बातों को सोचकर देखकर उसे बड़ी हैरानी होती है और वह अपनी पत्नी के पास फोन मिला देता है, लेकिन उसकी पत्नी का फोन फिलहाल स्विच ऑफ जा रहा था। तो वह अपनी ससुराल में फोन मिलाता और वहां पर नेहा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वहां से उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है जैसा उसकी पत्नी बता रही थी। इसके बाद वह फोन को काट देता है और अपनी पत्नी के बारे में गलत बातें सोचने लगता है। वह सोचता है कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, इसी वजह से वो आज यहाँ पर नहीं है। इसके बाद वह इस बात से बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और जैसी सुबह होती है, सुबह सुबह उठता है। उठने के बाद सीधा कोर्ट जाता है और एक वकील से डिवोर्स के पेपर तैयार करवा लाता है। जैसे ही वापस आता है तो उसकी पत्नी उसे घर के अंदर खाना बनाती हुई मिलती है और वहां जाकर वो उन डिवोर्स पेपर को उनके सामने कर देता है और कहता है कि तुम्हें इस पर साइन करना होगा। अब पत्नी जैसे ही देखती है कि तलाक के पेपर है तो वह एकदम से समझ जाती है कि रात के समय इसने मेरे मायके में फोन किया होगा और इसी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। तो नेहा बिना कुछ बोले उन पेपरों पर साइन कर देती है और साइन करने के बाद अपने बच्चे को गोद में लेकर वहां से सीधा उस फ्लैट में चली जाती है जहां पर उसके सास ससुर रह रहे थे। इसके बाद अशोक वहां से सीधा कोर्ट की तरफ जाने लगता है और यह बात पूजा को और उसके पति को भी पता चल जाती है कि अशोक ने उससे तलाक के पेपरों पर साइन करवा लिया है। इसके बाद पूजा और प्रदीप अपनी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद सीधा कोर्ट रूम पर पहुंच जाते हैं और वहां पर बाहर उन्हें अशोक खड़ा हुआ मिल जाता है। अब जैसे ही अशोक पूजा और प्रदीप को देखता है तो उसके बाद उनसे नेहा की शिकायतें करने लगता है। कहता है कि वो बहुत बुरी है, रात भर घर से गायब रही है और कहा था कि मायके में रही हूँ। इन बातों को सुनकर पूजा और प्रदीप उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, वो बहुत बुरी है और तुम्हें उसे तलाक जरूर से देना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। और अशोक और प्रदीप सीधे वहां से गाड़ी को लेकर उसके नए फ्लैट पर पहुंच जाते हैं और वहां उसे फ्लैट के अंदर ले जाते हैं। जैसे अशोक फ्लैट के अंदर घुसता है तो वह देखता है कि उसके बूढ़े माता पिता इस फ्लैट के अंदर आराम से बैठे हुए हैं और जो बिस्तर को कबाड़ी वाले में नेहा ने दिया था वो बिस्तर यहाँ पर लगा हुआ है और जिस टीवी के बारे में बता रही थी कि वो टूट गया है और खराब हो गया है, वो टीवी भी यहीं पर लगा हुआ था। उसके पिता बिस्तर पर बैठकर टीवी को देख रहे हैं और उसकी माँ उसके बेटे को खिला रही है। जैसे अशोक अपने माता पिता को देखता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वहीं पर उसकी पत्नी भी थी। जैसे उसे रोता हुआ उसकी पत्नी देखती है तो उससे कहने लगती है कि तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं, ये तुम्हारे नए किराएदार हैं, तो मिलिए इनसे, ये गांव से आए हैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए जो 3 साल पहले शहर में गया था और शहर का ही रहकर रह गया है। तभी अशोक एकदम से अपने पिता के पास जाता है और उनके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बुजुर्ग पिता उससे कहता है कि मुझसे माफी मांगने की क्या जरूरत है, तुम अपनी माँ से माफी मांगो, अगर मैं अकेला होता तो तुम्हें ढूंढने के लिए कभी भी नहीं आता। इसके बाद अशोक अपनी माँ की तरफ जाता है और उसके पैरों की तरफ जैसे झुकता है तो माँ एकदम से उसे गले से लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसके बाद पूजा बुजुर्ग दंपति को भी बता देती है कि अशोक तुम्हारा बेटा है और नेहा उसकी पत्नी है और ये फ्लैट जिसके अंदर तुम किराया देकर रह रहे हो ये तुम्हारे ही बेटे का है। इस बात को सुनकर सभी लोग थोड़े से हैरान होते हैं और पूजा से कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें ये सब कुछ पता था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, क्यों बार बार ये कहती रही कि तुम्हारे बेटे को ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्द वो मिल जाएगा। तो वो कहते हैं कि बाबूजी, इसने बताया था कि अनाथ है और इसके कोई भी माता पिता नहीं है, हम इसको सबक सिखाना चाहते थे और शायद हो सकता है जब ये अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो इसे सबक मिल गया होगा, इसी वजह से हमने इसके घर से बिस्तर को यहाँ पे बुलवाया और ये
टीवी भी इसी का है और फ्रिज ये नया खरीद कर लेकर आई है। इसको हमने सभी सुख सुविधाओं की चीज़ों से अलग कर दिया ताकि अकेले में रहकर सोच सके, और ऐसा ही हुआ था। अशोक जब अकेले में था तो उसे अपने माता पिता की याद आई थी और वह अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद अपने गाँव जाने वाला था और वहीं पर उनके साथ जीवन व्यतीत करने वाला था। इसके बाद अशोक दोबारा से अपने माता पिता से माफ़ी मांगता है और अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो रो कर उससे माफ़ी मांगता है। कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम तो एक देवी हो जिसने मुझे मेरे माता पिता के प्रति इतना जागरूक कर दिया कि मैं अपने किए गए गुनाह को दोबारा से सुधार पाया हूं। उसके बाद उसकी पत्नी उसे माफ कर देती है और पूरा परिवार हंसी खुशी वहीं पर रहने लगता है। अब अशोक अपने गांव में भी जाया करता और बुजुर्ग दंपत्ति भी बार बार शहर आकर उसके साथ रह लिया करते। तो दोस्तों ये थी एक कहानी जहां पर एक माता पिता अपने बेटे को ढूंढने के लिए शहर आते हैं और बाद में उनका बेटा उन्हें मिल भी जाता है। आप क्या कहना चाहते हो इन सभी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।